आज हम लोग सीखेंगे कोपोलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में। मतलब कोपोलीमराइजेशन कैसे होता है और ये कब होता है उसके बारे में जानेंगे। तो कोपोलीमराइजेशन इज अ पोलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज is allowed to polymerize and form a copolymer। तो कोपोलीमराइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमेरिक स्पीसीज जो है पोलीमराइज होने के लिए अलाउ होते हैं और कोपोलीमर बनाते हैं। तो एक कोपोलीमर बनाया गया है 1,3-ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन, ये दोनों हैं मोनोमर। इनमें आपस में पोलीमराइजेशन हो रहा है तो बन रहा है ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन कोपोलीमर। अब जानेंगे रबर के बारे में कि रबर होता क्या है, जिसका उपयोग हम लोग डेली करते हैं किसी न किसी रूप में। तो रबर इज प्रोबेबली द मोस्ट यूजफुल पॉलीमर। रबर जो है साधारणतः बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पॉलीमर है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। ये जो है जितने भी इंडस्ट्री है उनके बैकबोन हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री etc। टाइप्स ऑफ रबर के प्रकार। तो रबर आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के आधार पर रबर दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है नेचुरल रबर और सेकेंड सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर के बारे में, तो नेचुरल रबर मे बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये है लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन का लीनियर पॉलीमर है और इसको और भी बोल सकते हैं cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन क्या है? 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइइन। यह आइसोप्रीन जिनका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होगा। द cis polyisoprene molecule consists of various chains held together by weak van der Waals interaction and has a coiled structure। तो जो सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल है वो क्या कंसिस्ट करता है? वेरियस चेन, बहुत सारे चेन को वह कंसिस्ट करता है। हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waals इंटरैक्शन, और वो कैसे एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं? van der Waals इंटरैक्शन से। एंड हैज़ अ कोइल्ड स्ट्रक्चर, और कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं? कोयल के जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं। इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। लाइक अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के जैसा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, और ये जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वल्कानाइजेशन ऑफ रबर का वल्कानाइजेशन। तो नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। तो जो नेचुरल रबर है वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है। एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, और ब्रिटल हो जाता है अगर टेम्परेचर को लो रखा जाए। एंड शोज हाई वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, और ये ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को शो करता है। इट इज़ सॉल्युबल इन
नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। एंड इज नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक, और ये जो है नॉन रेसिस्टेंट है टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये जो है क्या है, नॉन रेसिस्टेंट है। टू इम्प्रूव अपॉन दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए अ प्रोसेस ऑफ वल्कानाइजेशन इज कैरिड आउट, वल्कानाइजेशन का प्रक्रिया कैरी होता है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, ये जो प्रक्रिया है वो कंसिस्ट करता है अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर का हीट करने का प्रक्रिया को ये कंसिस्ट करता है। किसके साथ? विथ सल्फर एंड एन अप्रोप्रिएट एडिटिव, सल्फर के साथ और अप्रोप्रिएट एडिटिव्स के साथ। एट अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन, और टेम्परेचर कितना होगा? 373 से 415 केल्विन। तो ऑन वल्कानाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइट। जब वल्कानाइजेशन होगा तो जो सल्फर है क्रॉस लिंकिंग बनाएगा जहाँ पे रिएक्टिव साइट होगा, किसका? ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जहाँ रिएक्टिव साइट होगा वहाँ पे क्या करेगा? सल्फर क्रॉस लिंक बनाएगा। एंड दस द रबर गेट्स स्टीफेंड, और रबर क्या हो जाएगा? स्टीफेंड हो जाएगा। तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। जब गाड़ी का जो टायर बनाया जाता है तो उस समय सल्फर का 5% क्रॉस लिंकिंग में उपयोग होता है। तो यहाँ से है स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। यहाँ वल्कनाइज्ड रबर का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे सिंथेटिक रबर के बारे में। तो सिंथेटिक कहने से नाम से ही पता चल रहा है कि इसको लैब में तैयार किया गया होगा। तो सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर which is capable of getting stretch to twice its length। तो जो सिंथेटिक रबर है वो अपने लेंथ से दोगुना स्ट्रेच हो सकता है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, ये जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। एंड साइज एज सुन एज द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिलीज्ड। तो जब एक्सटर्नल रिलीजिंग फोर्स को हटा देते हैं तो ये जो सिंथेटिक रबर है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है। अब प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, तो जिसमें फर्स्ट है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन को कैसे बनाएंगे? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराएंगे किसका? क्लोरोप्रीन का। तो 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन को बोला जाता है क्लोरोप्रीन। तो इनका क्या करेंगे हम लोग? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो नियोप्रीन का फॉर्मेशन होगा। तो इट इज सुपीरियर रेसिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। तो ये क्या है? वेजिटेबल और मिनरल ऑयल का रेजिस्टेंस है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कन्वेयर बेल्ट के मैन्युफैक्चर में, गास्केट एंड हॉसेस। सेकेंड है बूना एन रबर। तो बूना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपोलीमराइजेशन ऑफ
1,3-ब्यूटाडाइईन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो बुना एन को कैसे प्राप्त करेंगे? पॉलीमराइजेशन कराएंगे 1,3-ब्यूटाडाइईन का और एक्राइलोनाइट्राइल का इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड कैटालिस्ट, और एक पेरोक्साइड कैटालिस्ट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन कराया जा रहा है, तो बुना एन का फॉर्मेशन होगा। तो बुना एन इज रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बुना एन क्या है? रेसिस्टेंट है पेट्रोल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एक्शन का। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? ऑयल सील बनाने में, टैंक लाइनिंग etc। वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल से पहले से परिचित होंगे। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर अ स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर दैट ब्रेक्स डाउन आफ्टर इट्स intended purpose by bacterial decomposition process to result in natural byproducts such as gases, water, biomass and inorganic salt। जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, स्पेशल क्लास है पॉलीमर का, जो जब इसका उपयोग हो जाता है तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस से। और क्या बनाते हैं? बाय प्रोडक्ट के रूप में गैस या वाटर या फिर बायोमास और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। These polymer are found both naturally and synthetically। ये नेचुरली और सिंथेटिकली दोनों रूप से पाया जाता है। And largely consist of ester, amide and ether फंक्शनल ग्रुप। और उनमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? अमाइड, ईस्टर और ईथर। अब सम इम्पॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें फर्स्ट है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट PHBV। इसको कैसे बनाएंगे? इट इज obtained by the copolymerization of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid। मतलब इसको हम लोग बनाएंगे कोपोलीमराइजेशन रिएक्शन करवा के 3-hydroxybutanoic एसिड का और 3-hydroxypentanoic एसिड का। PHBV is used in especially packaging, orthopedic devices and in controlled release of drug। इसका उपयोग जनरली कहाँ पे होता है? पैकेजिंग में, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में और इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग। और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये क्या है? कोपॉलीमर है किसका? ग्लाइसाइन और एमिनोकोपोरिक एसिड का ये कोपॉलीमर है। तो ग्लाइसिन और एमिनोकोपोरिक एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स एंड कट। स्टिचिंग वुंड और कट में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।